राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला, देश के लिए राहुल का नजरिया अलग, ये कहना अनुराग ठाकुर का। उनकी तरफ से कहा गया है कि हिंदू धर्म के अपमान पर इंडिया का क्या स्टैंड है। अनुराग ठाकुर बोले, एक देश एक चुनाव आज की जरूरत है। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया है, एक साथ चुनाव में देश का फायदा है, घमंडिया को जनता जवाब देगी, ये भी अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया। हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी ने खास बातचीत की अनुराग ठाकुर के साथ, आपको दिखाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता अनुराग ठाकुर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। इसकी शुरुआत में कर रहा हूं सर, सबसे पहले बधाइयों से। चंद्रयान की आपको बधाई, आदित्ययान की आपको बधाई, नीरज चोपड़ा की आपको और देश को बधाई। बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और इस बीच हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, इस तरीके से पूरी दुनिया में हम आगे बढ़ेंगे और G20 उसका प्लेटफॉर्म है। आपका इस पर टेक क्या है G20 को लेकर? हम व्हाट इज द रोड मैप अहेड? आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा एक बहुत बड़ी बात है, कैसे हम देख रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो G20 की अध्यक्षता भारत को दिलाई, और न केवल दिलाई बल्कि एक बंद कमरे में होने वाली बैठक को देश के कोने कोने तक पहुंचाए, यानी कि उसका प्रचार, उसके कार्यक्रम देश के 60 शहरों में, हर राज्य हर यूनियन टेरिटरी में 60 शहरों में 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई। और ये ऑफिशियल मीटिंग्स जिसमें 3000 से ज़्यादा विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब इसके अलावा जो एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, वर्किंग ग्रुप्स हैं, अगर उसमें भी आप देखेंगे, छोटा उदाहरण Y20 का देता हूँ, यूथ 20 का, ये केवल एंगेजमेंट ग्रुप था। हमने 16,000 मीटिंग्स इसकी कराई हैं, 26 लाख युवाओं ने सीधा भाग लिया और करोड़ों युवाओं तक हम पहुंचे। इसी तरह से अन्य ग्रुप्स ने भी किया। तो करोड़ों भारतीयों की भागीदारी G20 में कर देना, ये दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया था अपने देश में, ये भारत में नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर दूसरी बात, भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और परंपराओं से दुनिया को अवगत कराया। नए भारत की नई तस्वीर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसी, महिला नेतृत्व विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गरीब कल्याण, इन सब को लेके भी दुनिया को दिखाया कि भारत ने क्या क्या किया है। और दुनिया को जो अब नई चुनौतियां दिखती हैं, महंगाई से लेकर ऐसी अन्य चीजें, उसमें भारत के पास बहुत सारे ऐसे, हमने यहाँ पर सफल उदाहरण दिखा सकते हैं जो भारत ने किया। वन नेशन वन टैक्स, GST एक बहुत सफलता है, उस दिशा में भी हम आगे बढ़े। और G20 की जब लीडर समिट होने वाली है, मुझे पूर्ण विश्वास है देश जो आगे बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, ये नए भारत की बुलंद तस्वीर दुनिया के वो नेता देखेंगे जिनके कदम भारत की राजधानी में कुछ दिनों में आने वाले हैं। और ये भारत से बहुत कुछ वो वापस लेकर जाएंगे। और भारत जिसने एक नई पहचान मोदी जी के नेतृत्व में बनाई, चाहे G7, G20, क्वाड, ब्रिक्स, इन सब मीटिंगों में भारत के नेतृत्व की गूंज दिखी है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता हो या ना हो, हम दुनिया भर में शांति सुनिश्चित करने के हर प्रयास का समर्थन करेंगे। उन्होंने डायलॉग की बात की, डिप्लोमेसी की बात की अपने इसी इंटरव्यू में। क्या आपको लगता है कि G20 वो मंच हो सकता है जहां से जो दुनिया में, खासकर रशिया यूक्रेन में जो केओस है, वहां से एक स्ट्रॉन्ग पीसफुल मैसेज जाए और एक पीस का इनिशिएटिव भी हो? निशांत जी, मैं दो चीजें यहां पे कहना चाहता हूं। दुनिया को योग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मोदी जी ने देने का काम किया, सबने आम सहमति से स्वीकार किया। कोविड-19 पैंडेमिक के समय वैक्सीन मैत्री के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दिखाया, 160 देशों को वैक्सीन और दवाइयां देने का कार्य किया। फर्स्ट रिस्पॉन्डर टर्की, सीरिया, नेपाल में भूकंप आए तो भारत, यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा चला के भारत, तो उस दिशा में मोदी जी ने वो भी काम किया। अब जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें भी आप देखेंगे तो ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बन के उभरा है। ब्रिक्स के एक्सपेंशन में अन्य देशों की भूमिका बढ़ाने में भारत आगे आया है। अफ्रीकन देशों के समूह को और प्राथमिकता मिले, उनकी आवाज भारत ने उठाई है। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में इतना ही कहूंगा कि उनकी जो ये डिप्लोमेसी है,
ये उस दिशा में काम किया कि पहले दिन से उन्होंने ब्लैक मनी और टेररिज्म इस पे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूरी ताकत के साथ आवाज उठाई। और आज भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से लेकर मिशन लाइफ तक एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पे वो लगातार आवाज उठा रहे हैं और भारत में उस दिशा में कदम उठाकर दुनिया को दिखाते हैं दैट वी कैन वॉक द टॉक। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अनुराग जी, सेट ऑफ अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं और शायद उसके लिए आधा घंटा कम पड़ जाए, 1 घंटा कम पड़ जाए, लेकिन क्या ये सेट ऑफ अचीवमेंट्स, क्या जो ग्लोबल साउथ में भारत की एक इमेज आ रही है उससे चीन परेशान दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने देखा ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद अरुणाचल में उन्होंने मैप में हेरफेर करने की कोशिश की। अब शी जिनपिंग यहां पर नहीं आने, जब दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, ठीक है, पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन का समझ सकते हैं, एवरीबडी इज हियर, तो वो आने से मना कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे ऐसा लग रहा है और ये ऑलमोस्ट साफ हो चुका है। क्या आपको लगता है कि चीन को हमारी ग्रोथ से परेशानी है, चीन को हमारे डेवलपमेंट से परेशानी है? देखिए, भारत को आज कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत के बढ़ते कदमों को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया का विश्वास भारत में लगातार बढ़ रहा है। भारत से दुनिया उम्मीद रखती है। दे सी होप इन इंडिया, दे सी होप इन द इंडियन लीडरशिप। तो दुनिया को एक होप इंडिया और इंडिया के लीडरशिप में नजर आती है, भारत के नेतृत्व में नजर आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारत ने जो G20 में किया अब तक, वो न भूतो न भविष्य थे, न पहले हुआ न आगे होने की उम्मीद है। ये मैं नहीं, दुनिया भर के नेता कहते हैं। दूसरी बात, हमें अपना काम करना है। दुनिया क्या करती है मुझसे ज़्यादा चिंता नहीं है। मोदी जी ने लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का काम किया है, बगैर चिंता किए हुए। कौन क्या कहता है, हमें करके दिखाना है और दुनिया हमारे साथ खड़ी है जी। अब जब इतनी पॉजिटिविटी की बातें हो रही हैं तो और मैं एक बात आपको कहूं निशान जी, निशान जी एक बात मैं यहां पे कहना चाहता हूं, निशान जी एक बात कहना चाहता हूं जी। ये जो पीस की बात है यूक्रेन रशिया की वॉर में, अगर मोदी जी ने सबसे पहले कहा था दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, यू राइट, डायलॉग, डिप्लोमेसी, यही हमारा भविष्य है। इसके माध्यम से टेबल पे बैठ के रास्ते निकलते हैं और यूक्रेन युद्ध को रुकवाकर, जो आपके चैनल पे लगातार दिखता है, उसको रुकवाकर वहां से 23,000 भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित निकालने का काम भी मोदी जी ने किया जी। तो ऐसा हमारे प्रयास लगातार जारी थे, आगे भी रहेंगे। हमने उस दिशा में कदम उठाए जी। सर, अब जब इतना बात पॉजिटिविटी की हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की हो रही है, तो मैं थोड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी बात करना चाहूँगा आपसे। आपने अभी 1 नेशन 1 टैक्स का जिक्र किया। अब हम चर्चा सुन रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की। एक कमेंट मैं आपसे शेयर करता हूं, एक देश एक चुनाव का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है। ये राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट कोट किया जा रहा है, आपका टेक इस पर? देखिए, जो भारत को देखने का जिनका नजरिया ही अलग है और जो भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, देश में भी और विदेशी धरती पर भी, जो चीन के अधिकारियों के साथ उस समय बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं जब चीन अतिक्रमण करने का प्रयास डोकलाम में भारत की भूमि पर करने का प्रयास करता है, तो उनसे हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि भारत में एक समय पर सब चुनाव हो तो इससे टैक्स पेयर के पैसे का सदुपयोग होगा, समय का बचाव होगा, सारी शक्तियां भारत के विकास में लगेंगी, ना कि हर साल 5-6 चुनाव करके देश के लोग उससे तंग आएं। ये बात आज नहीं, मोदी जी ने कई बार कही है और अब कमेटी का गठन करके उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। ये जितनी जल्द हो उतना अच्छा है, देश के हित में है। अगर कांग्रेस का है या घमंडिया गठबंधन का नजरिया कुछ अलग है तो उनको अपनी बात अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उस पर कहनी चाहिए। जो कंसेंसस होता है जी, वो कंसेंसस को लेकर भी जब प्रयास किए जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ डाउट, एक एलिमेंट ऑफ सस्पेशन और नाराजगी दिखाई दे रही है। आपने 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो कमेटी की बात की, अधीर जी ने अपने नाम को विड्रॉ कर लिया, उन्होंने कहा कोई और नाम होना चाहिए था। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस घमंडिया गठबंधन में आम सहमति या कॉन्सेंसस इस बात के लिए न बन पाए कि उनका संयोजक कौन होगा, उनका नेता कौन होगा, आप उनसे निर्णय की उम्मीद कहां करते हैं जी?
जो अपना नेता नहीं चुन पाए या कोई संयोजक भी नहीं चुन पाए, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो निर्णय कर पाएंगे? इनके पास ना नेता है, ना नीति है और ना नीयत है और ना ही निर्णय करने की क्षमता है। ये जो गठबंधन है, क्योंकि इसका बार बार जिक्र हो रहा है, ये गठबंधन बीजेपी के लिए कितना बड़ा चुनौती लेकर आ सकता है 2024 में? आपकी पार्टी इसको लेकर कितना ज्यादा क्या तनाव है कि नहीं है, या आप लोग इनको लेकर कितना सीरियस हैं? देखिए, ये लोग खुद ही सीरियस नहीं हैं। इनकी 3 बैठकें हुई, करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए 5 स्टार होटलों पे, चार्टर प्लेन्स पे, मीडिया का समय भी लिया, लेकिन निर्णय कोई नहीं कर पाए। आप मुझे बताइए इनका नेता कौन है? इनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है? कुछ भी नहीं है जी। इनका केवल एक एजेंडा एक जैसा है, सनातन धर्म को कुचलो, हिंदू विरोधी बयान दो, रामनामी की यात्राओं पर बम बंदूक से हमले करवाओ, रामायण पर अपशब्द बोलो, माता सीता का अपमान करो और हिंदू धर्म को बदनाम करो। यही घमंडिया गठबंधन का एकमात्र एजेंडा है। ध्रुवीकरण करो, वोट पाओ, पोलराइजेशन करो, वोट पाओ। अनुराग जी, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है तो एक बहुत सीरियस इशू अभी सामने आया है, वो है उदयनिधि स्टैलिन का स्टेटमेंट। क्योंकि आपने जिक्र किया, उनका कहना है कि हमारा पहला कर्तव्य सनातन का विरोध करने के बजाय उसे खत्म करना होना चाहिए। यही कुछ इसी लाइंस पर हिंदू धर्म के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बोल रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं और आपकी पार्टी इसको लेकर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है? देखिए, मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि घमंडिया गठबंधन को इसको अपनी ऑफिशियल पोजीशन बनानी चाहिए। क्या है घमंडिया गठबंधन के लोग? एक के बाद दूसरी बयानबाजी अगर इसी दिशा में करते हैं और वोट पोलराइजेशन की ओर करते हैं और ये सोच के करते हैं कि हिंदू धर्म में जातियों में बांट देंगे, ध्रुवीकरण करके बाकियों का लाभ उठा लेंगे, दक्षिण भारत में ब्राह्मणों को बदनाम करेंगे, गाली गलौज करेंगे, सनातन धर्म को कुचलने की बात करेंगे, तो ये अपने आप में दिखाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। आप इनसे देश को एकजुट करने की सोच कैसे रख सकते हो? ये तो वोट बैंक की राजनीति के लिए कितना भी गिर जाएंगे। ये अगर सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया के साथ कंपैरिजन करके कुचलने की बात करते हैं, ये इनकी ओछी मानसिकता है। जनता इनको इतना करारा जवाब देगी कि ये उठे नहीं, वापस उठ पाएंगे। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स ज्यादा रिवर्बरेट, ज्यादा इको करने लग गए हैं? देखिए, ये क्या पहली बार हुआ? ये बार बार ऐसा करते हैं जी। अगर मोदी जी की बात लूं तो उनके बारे में क्या क्या नहीं कहते। कोई गंदी नाली का कीड़ा कहता है, कोई नीच कहता है, कोई बिच्छू कहता है, कोई सांप कहता है, कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई चाय बेचने वाला कहता है। इनको कहने दीजिए, जितना कहेंगे उतना गिरेंगे। ये कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इनकी अपना हाशिए पे आ रहे हैं ये लोग। इनके पास मोदी जी के विकास के बदले में कोई अपना कोई एजेंडा नहीं है। मोदी जी की ईमानदारी के सामने इनके पास कोई ईमानदार नेता नहीं है। ये भ्रष्ट चेहरों के साथ इकट्ठे होकर आए हैं, तब इनके पास कुछ और नहीं, केवल अपमान हिंदू समाज का करना, यही इनका काम रह गया है। दूसरी ओर मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। 4 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव के पक्की छत दी, पक्का मकान दिया, 12 करोड़ बहनों को शौचालय दिया, 9.5 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 13 करोड़ परिवारों को घर से नल से जल दिया, हर घर को, हर गांव को बिजली दी, 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त में अनाज 2.5 साल तक दिया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, 18.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए। हमने नहीं देखा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख, कौन ईसाई है। हमने तो सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ काम किया, आगे भी करेंगे। लेकिन जो ये शब्द यूज कर रहे हैं, इनको जनता माफ नहीं करेगी, हिंदू समाज तो कभी भी नहीं करेगा। अनुराग सर, आपने समय निकाला हमसे बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट G20 के लिए सर। थैंक यू वेरी मच।